वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम रोल ऑफ एनलाइटनमेंट इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर एक क्लास करा के रखी है। कौन से वो फेजेस है जो हमारे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम फोकस करने वाले हैं एनलाइटनमेंट पीरियड के ऊपर। एनलाइटनमेंट पीरियड किस तरीके का रोल निभाता है हमारे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। ये जो क्लास है ये थोड़ा डिटेल्ड क्लास होगा, खास करके जो लोग बीए सोशियोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर थोड़ा डिटेल क्लास करा दो, तो मैं यहाँ पर डिटेल क्लास करा रहा हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम में आसानी हो और आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह भी मिल सके। तो ये जो क्लास है इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। यहाँ पर एनलाइटनमेंट पीरियड हम कौन से पीरियड को कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, एनलाइटनमेंट के फीचर्स के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे क्या एनलाइटनमेंट का रोल रहता है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है जो आप लोगों के लिए पहली बार हो सकता है, खास करके जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये टर्म्स भी हम थोड़ा डिस्कस करके चलेंगे। तो क्लास थोड़ा डिटेल होने वाला है, इसको शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की इमर्जेंस की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। खास करके हमारे सोसाइटी में जो बदलाव हम देखते हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ों के वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस हम देखते हैं, इसके वजह से हमारा सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन इमर्ज होता है। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग गांव से शहर में आकर बसने लगे। तो बहुत सारे लोग, अलग अलग जगह के लोग एक जगह पर जब आकर बसेंगे, यहाँ पर जब पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सोसाइटी में जो केओस चल रहा है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्राइसिस चल रहा है, इसको समझने के लिए एक साइंस की जरूरत थी जो हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको पढ़ पाए। तो इसके वजह से धीरे धीरे हमारा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होता है। यहाँ पर सोशियोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझ पाए, जो भी बदलाव आ रहे हैं इसको हमें डिफाइन कर पाए। तो इसके वजह से हमारा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप होता है। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फेजेस है जिसके वजह से हम सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप होते हुए देखते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रेनेसा पीरियड, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज की इस क्लास में हम एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में जानेंगे, डिटेल में कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीए के सिलेबस में ये दो फेजेस को थोड़ा डिटेल में दी गई है। रेनेसा पीरियड को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। अगर आपने अभी तक इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का क्लास नहीं देखा है तो पहले वो क्लास देखिए, तो आपको सारी चीज़ें एक आइडिया मिल जाएगी। बाद में ये क्लास को पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट भी है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर बीए सोशियोलॉजी का भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको बीए लेवल का सारे चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए, ये जो हमारा डिस्कशन है एनलाइटनमेंट पीरियड के ऊपर, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में। एनलाइटनमेंट पीरियड हम कौन से पीरियड को कहते हैं? एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले की बात हमें थोड़ा जानना होगा कि एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले जो हमारे सोसाइटी था वहाँ पर रिलीजन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था। यहाँ पर जो मोनार्की था, यानी कि सिंगल रूलर की रूल, जैसे किंग, उसका रूल ज़्यादा चलता था। तो वहाँ पर लोगों का जो थॉट है, लोग क्या विचारधारा दे रहे हैं, इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। फिर जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया, इसको कहा जाता है एज ऑफ रीजन, जहाँ पर लोग अपना रीजनिंग कैपेसिटी यूज़
करके लोग तर्क के द्वारा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जो डेवलप हुए, जो अपना थॉट दे रहे थे। बहुत सारे फिलोसॉफीज डेवलप हो रही थी जहां पर लोग साइंटिफिक तौर तरीकों से, लोग रीजनिंग यूज करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एनलाइटनमेंट पीरियड है ये यूरोप में 17th और 18th सेंचुरीज के बीच में डेवलप होती है। यहां पर जो जोर दिया जाता है वो है रीजनिंग कैपेसिटी के ऊपर, साइंस के ऊपर और एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर। यानी कि हम कौन सा चीज देखते हैं, हमारा जो सामने जो भी चीजें हैं वो सही है कि गलत है, उसको हम रीजनिंग कैपेसिटी यूज करते हैं, हमारा एम्पिरिकल एविडेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है एम्पिरिकल एविडेंस। तो यहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है एनलाइटनमेंट पीरियड में। एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले के जो थिंकर्स थे या फिर एनलाइटनमेंट पीरियड के जो पहले के जो चीजें थी वहां पर ट्रेडिशनल अथॉरिटी के सिर्फ बातें की जाती है। एनलाइटनमेंट पीरियड के जो थिंकर्स थे वो ये सारे ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। जैसे हमारा डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी कि किंग ही सारे जगहों पर राज करेंगे, उनका जो बात होगी वो ही लास्ट बात होगी, उनके तौर तरीकों से लोगों को चलना पड़ेगा। ये सारी चीजों के ऊपर इन सारी चीजों के बारे में लोग चैलेंज करने लगे थे। यहाँ पर जो भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन था, खास करके जो क्रिश्चियनिटी, उसका वहां पर जो भी चीजें रिलीजन में बताई जा रही थी उनको भी लोग चैलेंज कर रहे थे। यानी कि चीजों को यहाँ पर चैलेंजिंग तरीके से देखा जा रहा था एनलाइटनमेंट पीरियड में। तो यहाँ पर ये सारे थॉट प्रोसेस के वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो रहा था, जहां पर लोगों के डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही थी। यहां पर साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर जोर दिया जा रहा था और जो भी हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज है इसको भी चैलेंज किया जा रहा था। लोग नॉर्म्स एंड वैल्यूज को क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सारे रिलीजियन तौर तरीकों से जो हम चल रहे हैं ये सही है कि गलत है, इसको भी लोग चैलेंज कर रहे थे। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट पीरियड में लोग अपना सोच बदल रहे थे। बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल्स थे जो अपना थॉट दे रहे थे, बुक्स लिख रहे थे। ये सारी चीजों के वजह से समाज में जो चेंजेस आ रही थी वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक तौर तरीकों से गुजरने वाली थी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है उनमें हम देखते हैं मॉन्टेस्की, रूसो, जॉन लॉक, रेने डेकार्ट्स, वोल्टायर। इनमें से जो मॉन्टेस्की और रोसो है इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो थिंकर्स है इनको अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में पहले पढ़ चुके हैं तो वहां पर देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन की थी। इसके अलावा जो जॉन लॉक है उन्होंने टेब्यूला रासा के बारे में बात की थी, जहां पर हमारा दिमाग एक क्लीन स्लेट होता है, चीजें जिस तरीके से भराई जाती है उसी तरीके से हम चीजों को देखते हैं, इसके बारे में बात की है। फिर रेने डेकार्ट्स भी बात करते हैं इसी तरीके का सोच के बारे में। फिर वोल्टायर भी इसी के अकॉर्डिंग चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो थिंकर्स है इनका जो फिलोसॉफी है, ये लोग जो भी काम कर रहे थे इसके वजह से सोसाइटी में पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल थॉट में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे थे। लोगों का सोच में हम बदलाव देखते हैं। अब ये जो एनलाइटनमेंट थॉट है या फिर एनलाइटनमेंट पीरियड है इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इन फीचर्स को भी हमें थोड़ा जानना होगा। पहला है रीजन। यहां पर एनलाइटनमेंट पीरियड में जोर दिया जाता है रीजन यानी कि तर्क के ऊपर। लोग अपना रेशनल कैपेसिटी यूज करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लोग ट्रूथ को समझने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी में चीजें किस तरीके से घटनाएं घट रही है उसके बारे में बातचीत करते हैं। एनलाइटनमेंट पीरियड में ये सारी चीजें हम होते हुए देखते हैं। फिर यहां पर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड एम्पिरिसिज्म भी देखते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर जोर दिया जाता है और एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद के ऊपर भी जोर दिया जाता है। हम क्या अनुभव करते हैं, हम हमारे आंखों के सामने क्या चीजें देख रहे हैं, हमारे पास क्या एविडेंस है या फिर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये सारे चीजों के ऊपर भी एनलाइटनमेंट पीरियड में जोर दिया जा रहा था। यानी कि सोसाइटी को देखने का एक अलग तरीके का नजरिया प्रेजेंट किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं स्केप्टिसिज्म, जिसको हम संदेहवाद भी कहते हैं। यहां पर चीजों को क्वेश्चन किया जाता था। यहां पर
एनलाइटनमेंट पीरियड में जो भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, डॉगमा है, सुपरस्टिशन है, ये सारी चीजों को क्वेश्चन किया जा रहा था कि ये सारी चीजें सही है कि गलत है, इसको क्वेश्चन किया जा रहा था। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी और लोग रीजनिंग के द्वारा एविडेंसेस यूज करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सही और गलत का विचार यहाँ पर हम देखते हैं, लोग विचार करने लगे थे। फिर यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात की जा रही थी। इंडिविजुअलिज्म यानी कि यहां पर जो भी एक इंडिविजुअल है उसका राइट के बारे में, उसका फ्रीडम, उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा था। इसके पहले एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले एक इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं था। यहां पर इंडिविजुअल के बारे में, उनका राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन एनलाइटनमेंट पीरियड में बोला जा रहा था कि हर एक इंसान का अपना इंडिविजुअल राइट होता है, फ्रीडम होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी होता है। तो यहां पर ऑटोनॉमी के ऊपर जोर दिया जा रहा था। फिर हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर रिलीजियन और स्टेट ये दोनों को सेपरेट किया जाता है। यानी कि सारी चीजें पहले जो रिलीजियन के द्वारा गाइडेड होती है, रिलीजियन जिस तरीके का बातें बताती है उसके हिसाब से चलती है। यहां पर एनलाइटनमेंट पीरियड में रिलीजियन को स्टेट से सेपरेट करने की बात की गई थी। यानी कि रिलीजन एक सेपरेट चीज रहेगी और स्टेट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अलग एक एंटाइटी होगी। तो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर एक नया सेकुलर तौर तरीके का दुनिया का वर्ल्ड व्यू का बात की जा रही थी। यहाँ पर जो चीजें रिलीजन के द्वारा गाइडेड नहीं होगी, लोगों के रीजनिंग कैपेसिटी के द्वारा गाइडेड होगी, यहाँ पर चीजें साइंटिफिक होगी। यहाँ पर इक्वलिटी के ऊपर भी जोर दिया जा रहा था। यानी कि हर इंसान का, जो भी लोग हैं सोसाइटी में, हर किसी का इक्वल हक है। यहाँ पर इक्वलिटी के ऊपर जोर दिया जा रहा था। और जो पहले से सोशल हायरार्की सेट करके दी गई थी कि कोई एक राजा जो है वो पावरफुल रहेंगे, फिर जो चर्च के लोग हैं उनका एक अलग रोल था, उनका एक सोशल स्टेटस था, ये सारी चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा था और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा था। हर इंसान का इक्वल हक है, इसके बारे में बातचीत की जा रही थी। तो यहाँ पर हमने एनलाइटनमेंट पीरियड और एनलाइटनमेंट पीरियड के जो भी फीचर्स है इसको समझे हैं। अब हम थोड़ा देखने वाले हैं रोल ऑफ एनलाइटनमेंट इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन के इमर्जेंस में एनलाइटनमेंट का क्या रोल है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे चीजें हम देखते हैं, जैसे शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रैशनल थिंकिंग। पहले हम ट्रेडिशनल तौर तरीकों से चीज़ों को समझते हैं, रिलीजियस तौर तरीकों से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट में हम रैशनल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, जहां पर हमारा रिलीजियस या फिर फॉडल जो स्ट्रक्चर है उसको हम चैलेंज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स जैसे लॉक, रोसो, वोल्टायर, ये सारे जो थिंकर्स है वो इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से देखा गया था, जो हमारे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी के जो चेंजेस हो रही है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उनको हम पढ़ते हैं। तो इस वजह से जो सोसाइटी में बदलाव आ रही थी एनलाइटनमेंट के वजह से, इसके वजह से हम सोसाइटी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा था और सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हम उस वक्त से धीरे धीरे देखते हैं। फिर जो पॉइंट है वो है एम्फासिस ऑन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था एनलाइटनमेंट पीरियड में। पहले जो सारी चीज़ें हम रिलीजन के तौर तरीकों से देखते थे, फिर बाद में ये एनलाइटनमेंट पीरियड के वजह से हमारा शिफ्ट हो जाता है साइंटिफिक मेथड में। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी का जो चेंजेस है उसको साइंटिफिक तौर तरीकों से देखा जा रहा था, जो हमारे सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो रही थी। फिर यहाँ पर जो नेचर और सोसाइटी है इसको समझने की बातें की जा रही है। यहाँ पर जो बिलीफ सिस्टम है, लोगों का थॉट पैटर्न है, ये सारे चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा था। यहाँ पर जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट है वो सारे इसी साइंटिफिक मेथड के द्वारा, जो नेचुरल साइंसेस के तौर तरीकों है उसके द्वारा ही सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे थ्योरीज, लॉज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। खास करके जो इमाइल डुर्खेम, ऑगस्ट कॉम्ट, ये सारे जो थिंकर्स है वो साइंटिफिक मेथड को अपना रहे थे और सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो मेनली हमारा एनलाइटनमेंट पीरियड से ही निकल कर आता है। फिर हम देखते हैं क्रिटिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस।
सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि हमारे सोसाइटी में कौन से वो चीज़ें हैं जो डोमिनेट करती है। अगर हम एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले की अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ पर हम मोनार्की और चर्च का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट पीरियड में ये सारी चीज़ों को, मोनार्की और चर्च, इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था। यहाँ पर जो मेन फोकस था वो था ह्यूमन पोटेंशियल और सोसाइटल प्रोग्रेस के ऊपर। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो दिन ब दिन बदलती जा रही थी और ये सारे इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था जो हमारी सोसाइटी को क्रिटिकल तौर तरीकों से समझेगा, सोसाइटी में जो भी इनइक्वलिटीज हो रही है इसको समझ पाएगा। यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो भी बदलाव देखी जा रही है, जो पुराने जमाने के इंस्टीट्यूशंस है वो किस वजह से हमें चेंज होते हुए देखते हैं, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है सोशियोलॉजी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बिलीफ इन ह्यूमन प्रोग्रेस। जो एनलाइटनमेंट पीरियड है वो ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर बिलीव करता है कि ह्यूमन प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, जो लोगों का इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और ये सारी चीजों को सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में हम देखते हैं। सोशियोलॉजी ये सारी चीजों को ही पढ़ता है। तो एनलाइटनमेंट पीरियड का जो भी थॉट है, सारे थॉट हमारे सोशियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर है फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो एनलाइटनमेंट पीरियड है वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, साथ ही साथ सोसाइटी के ऊपर भी फोकस करता है। और ये सारे जो चीजें हैं वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। हम सोशियोलॉजी में लोगों का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन पैटर्न को पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे एनलाइटनमेंट पीरियड से ही हमने बोरो की है। फिर हम देखते हैं फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स। एनलाइटनमेंट पीरियड से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने लगे, बहुत सारी चीज़ें बदलती गई। जैसे इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट के बदलने के वजह से जो लोगों का थॉट प्रोसेस है वो बदल रहा था। जो सोशल इनइक्वलिटी है उसके बारे में लोग बात कर रहे थे। सोसाइटी का एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था। ये सारी चीज़ों के वजह से हमारा रैशनल थॉट प्रोसेस या फिर रैशनल प्रिंसिपल डेवलप हो रहे थे। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप होने में ये सारे सोशल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर देखते हैं आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट पीरियड प्रोग्रेस और इवोल्यूशन की बात करता है। यहाँ पर एक लीनियर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी अलग अलग फेजेस से होकर गुजरती है। हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर है जो हमारे सोसाइटी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एल.एच. मॉर्गन और भी थिंकर्स है, हार्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर है जो हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस और इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी अलग अलग तरीके से स्टेजेस से होकर किस तरीके से गुजरती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों के बारे में एनलाइटनमेंट फेजेस में भी बात की गई है। लेकिन जब ये सारी चीजें सोशियोलॉजिकल थ्योरी में इंक्लूड किया गया था तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के बारे में कॉम्ट, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल डुर्खेम जैसे थिंकर्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारे सोशियोलॉजी के स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर सोशियोलॉजिस्ट लगभग सोशल प्रोग्रेस या फिर सोशल इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं सेकुलरिज्म एंड रैशनलिज्म। सेकुलरिज्म में हमारा सेकुलर थॉट डेवलप होता है जहां पर रिलीजियन यानी कि थियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन कम होते हुए देखते हैं और एक नए तरीके का जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है जहां पर रिलीजियन को सेपरेट रखने की बात की जाती है। रिलीजियन को अलग रखा जाता है और जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है उसके करिकुलम्स या फिर जो भी रूल्स है उसको अलग रखा जाता है। इसको यहाँ पर सेकुलरिज्म की बातें की जाती है, रैशनलिज्म की बातें की जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि सेकुलरिज्म के वजह से ही स्टेट और रिलीजियन अलग होते हैं और जो स्टेट है या फिर रिलीजियन का इन्फ्लुएंस है इसको पढ़ने में हमारा सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टेड भी रहता है। बहुत सारे आप बुक देखोगे या फिर थ्योरिस्ट देखोगे जो रिलीजियन को इन डिटेल स्टडी करता है, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, चेंजेस है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करता है। तो यहां पर सेकुलरिज्म और रैशनलिज्म के वजह से हमारा
सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर रोल ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में हमने समझने की कोशिश की है। और ये जो हमारा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है, सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनता है। यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस है, जिसके वजह से हम सोसाइटी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारा जो हम अगर पुराने ज़माने की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर रेनेसा, एनलाइटनमेंट पीरियड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फॉर सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। बाद में जाकर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार, जो अलग अलग वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाद में सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो हम जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज हमने एनलाइटनमेंट पीरियड को डिटेल में डिस्कस की है। हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। अगर आपको आज का ये क्लास बेहतर लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो, तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।